एपिसोड 35। इससे बड़ा जल कुक्कड़ा कोई नहीं हो सकता अब तक। ये अजीब रोबोट है। अरे सुबह तो मेरी मदद करने आया था और जहां मैं मरने वाली थी उसी जगह खड़ा हो गया। मुझे लगा इतना भी बुरे नहीं है, बस दिखाने की कोशिश करते हैं। पर इतनी जल्दी पल में शोला पल तोला डॉट कितने रंग बदलते हैं। आर्या खुद से ही बड़बड़ा रही थी। सुनाई दे रहा है मुझे। अचानक से उसे अपने कान में बेहद ही डीप मैग्नेटिक आवाज सुनाई दी। इस बार आर्या ने उसे नहीं देखा और फुल इग्नोर करते हुए बोली, हाँ, सुनाने के लिए ही बोला है। आपको खीर खानी चाहिए जिससे आपकी आवाज थोड़ी मीठी तो हो ही जाएगी। ये बोलकर उसने आनिक्य को देखा। आनिक्य ने बिना कुछ कहे और बिना उससे नजरें हटाए वही कटोरी उठाई जो उसने कार्तिकेय की थाली में रखी थी और उसमें से खीर खाने लगा। खाते हुए उसकी इंटेंस नजरें अर्यांशी पर टिकी हुई थी, जिससे अनजाने में ही उसका चेहरा लाल हो गया और उसने अपना चेहरा झुका लिया। अब आगे आनिक्य को खीर खाते देखकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और सबसे ज्यादा कार्तिकेय की, क्योंकि उसने उसकी ही खीर खा ली थी और आज पहली बार उसका भाई वो काम कर रहा था जिसके लिए उसने पहले मना कर दिया था। ये सबसे ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन फिलहाल तो उसके दिमाग में खीर ही चल रही थी, इसलिए उसने ज्यादा हैरानी नहीं दिखाई। आर्या एक टक उसे देख रही थी क्योंकि आनिक्य भी उसे ही घूर रहा था, इसलिए बदले में उसने भी उसे घूर कर देखा। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई कंपटीशन चल रहा हो। आर्या, इसने तो मेरी खीर खा ली, अब तुम मुझे दूसरी कटोरी दे दो। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर आनिक्य को देखकर ये तो ऐसे खा रहा है जैसे कोई इसके माथे पर बंदूक रख के जबरदस्ती खाने के लिए बोल रहा हो। कार्तिकेय की बात सुनकर सभी हंसने लगे। वहीं आनिक्य जो आर्यांशी को घूर रहा था, अब अपने बड़े भाई को घूरने लगा, जिससे वो हड़बड़ा गया और उठकर खुद ने ही अपने लिए खीर ले ली। खीर को स्पून में भरते ही उसने एकदम से अपने मुंह में भरा तो उसकी आंखें बंद हो गई और मुस्कुराते हुए खीर का स्वाद लेते हुए खाने लगा। सभी ने खीर खाई क्योंकि अब उनसे भी रुका नहीं जा रहा था। शेखर राणावत ने तो खाने से पहले ही खीर को चट कर दिया और हंसकर बोले, वाह, क्या स्वाद है मेरी आर्या के हाथों में। मन करता है कि जिंदगी भरी तुम्हारे हाथ की स्वादिष्ट खीर खाऊं। काश कि मेरा एक और बेटा होता तो उसकी शादी मैं तुमसे करवा देता और मेरे दिल की मुराद पूरी हो जाती और मेरी बेटी बहू बनकर राणावत हवेली में आती। उनकी बात सुनकर सबकी नजर आनिक्य की तरफ चली गई, जिसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। लेकिन किसी ने गौर नहीं किया कि जब शेखर जी ने कहा कि काश मेरा एक और बेटा होता तो मैं उसकी शादी आर्या से करवा देता, ये सुनकर आनिक्य का खीर खाता हुआ हाथ रुक गया और उसकी पकड़ चम्मच पर कस गई, साथ ही आंखों में सख्ती दिखने लगी, जिसे कोई देख पाया हो या नहीं लेकिन कार्तिकेय ने साफ देख लिया था। लेकिन अगले ही पल अपने डैड की बात सुनकर उसे खांसी होने लगी। शेखर राणावत ने आगे कहा था, वैसे तो मैं आर्या की शादी कार्तिक से ही करा देता, वो मेरा अच्छा बेटा है और मेरी बात भी मानता है, लेकिन कार्तिक और आर्या के बीच तो बचपन में ही भाई बहन वाला रिश्ता बन गया, इसलिए अब मेरे पास कोई बेटा नहीं बचा। उनकी पहली लाइन सुनकर ही कार्तिकेय को खांसी आ गई, क्योंकि जैसे ही शेखर जी ने ये कहा वैसे ही आनिक्य की सख्त आंखें डार्क हो गई और उसका ऑरा खतरनाक हो गया। उसकी हालत तो तब खराब हो गई जब उसकी आंखें सुनहरे रंग की हो गई। वो घबरा गया और खांसने लगा, लेकिन अगले ही पल शेखर जी की पूरी बात सुनकर आनिक्य खुद ही शांत भी हो गया। कार्तिकेय ने एक राहत की सांस ली और अपने माथे पर उभर आया पसीना साफ करके खुद से बोला, हे भगवान, इसने आज मुझे मरवा ही दिया होता।
पता नहीं मेरे क्रूर भाई को कब समझ आएगा कि आर्या अब उसकी पसंद नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत बनती जा रही है। जब ये मेरे साथ नाम जोड़े जाने पर इतना पागल हो रहा है तो फिर तब क्या होगा जब ठाकुर फैमिली सच में आर्या के लिए किसी को उसके जीवन साथी के रूप में पसंद करेगी। मुझे बस यही डर है कि जब तक आनिक्य को अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चले तो कहीं तब तक देर ना हो जाए। ये सोचते हुए कार्तिकेय ने एक नज़र आर्या को देखा जो अपने भाई को खाना सर्व कर रही थी और मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। फिर उसने नज़र घुमाकर अपने बगल में बैठे छोटे भाई को देखा जो उससे छोटा जरूर था लेकिन किसी डेविल से कम नहीं। आनिक्य भी आर्या और अभीर को देख रहा था और उसकी आंखों के भाव साफ बता रहे थे कि उसे कितनी जलन हो रही है। कार्तिकेय ने अपना सर पकड़ लिया। ये तो अभीर से ही जलने लगा है। पता नहीं मेरे भाई का अब आगे क्या होगा। ये पहले ही क्या कम शैतान है जो अब आर्या के लिए इसका बढ़ता जुनून कहीं इसे और खूंखार ना बना दे। वही खीर खाने के बाद सबने खाना शुरू किया। जैसे ही अभीर ने पहली बाइट ली तो एक स्पाइसी टेस्ट उसके मुंह में घुल गया और उसकी नज़र आकृति पर चली गई। आकृति अभी खा नहीं रही थी, वो सबको खाते हुए देख रही थी। जब उसने अभीर को खाते हुए देखा तो उसने टेबल के नीचे अपनी फिंगर क्रॉस कर ली और बेताबी से उसके रिएक्शन का वेट करने लगी। अभीर खाते हुए बस एक टक आकृति को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था जिससे आकृति को समझ नहीं आया कि खाना कैसा बना है। वहीं आर्या अपने भाई और भाभी को देखते हुए हंस रही थी। फिर उसने एक लंबी स्माइल के साथ पूछा, भाई भाभी वेट कर रही है, आपके आंसर का जरा बता तो दीजिए उन्हें कि कैसा बना है खाना। क्या आपके दिल तक रास्ता पहुंचा? ये कहकर वो हंसने लगती है। उसी के साथ मिहिर, शेखर जी और कार्तिकेय भी हंस पड़ते हैं। हाँ 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 अभीर बेटा, सबसे पहले तुम ही बताओ, मेरी बेटी ने इससे पहले कभी कुछ नहीं बनाया है। शेखर राणावत भी आर्या की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले। अभीर की नज़र आकृति पर ही थी जो उसे बड़ी उम्मीद से देख रही थी। बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अपनी बात पूरी करने के बाद अभीर पूरे फोकस से अपना खाना खाने लगा। उसकी बात सुनकर आकृति के होठों बड़ी सी स्माइल आ गई और उसके गाल लाल हो गए। हाय, मेरी भाभी तो बस भाई की तारीफ सुनकर ही ब्लश करने लगी। सो स्वीट। आर्या ने अपने दिल पर हाथ रखकर घायल होने का नाटक करते हुए कहा। उसके इस अंदाज पर जहां आकृति और भी ब्लश करने लगी और अभीर की नज़र भी आकृति पर एक बार फिर से टिक गई। आर्या दोनों को हंसते हुए देख रही थी और बाकी सब उसकी हरकतों से हंस रहे थे। आनिक्य की नज़र उस हाथ पर थी जहां आर्या का दिल था। उसकी नज़र को कहीं देखकर कार्तिकेय ने भी उस तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो शौक से आनिक्य को देखकर खुद से बोला, कहीं मेरे इस निर्दय भाई को आर्या के हाथ से जलन तो नहीं हो रही। अगर ऐसा हुआ तो इससे बड़ा जल कुक्कड़ा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। वहीं अपनी बेटी को इतना खुश देखकर शेखर की आंखें भीग गई और वो उसके सर को सहलाकर बोले, मेरी बच्ची, आज मुझे दुनिया के सारे सुख मिल गए। अपनी बेटी के हाथ का इतना स्वादिष्ट खाना खाकर और उसके ससुराल के प्यार को देखकर। एक पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी जिसे उसने राजकुमारी की तरह पाला, उसे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो उसे रानी की तरह रखे। आज ये ख्वाब भी पूरा हो गया। बस अब मैं अपने नाती और नातिन को अपनी गोद में खिला लूं, इसके बाद सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अपने डैड की बात सुनकर आकृति शर्मा गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। वहीं बच्चों की बात सुनकर अभीर की आंखों में अलग ही चमक आ गई। उसने यही तो सपना देखा था, आकृति के साथ एक हैप्पी फैमिली और वो उसके बच्चों की मां बने।
शादी तो वैसी नहीं हुई जैसा उसने सोचा था, हालात ही ऐसे थे, लेकिन अब उसका लकी चार्म उसकी बहन लौट आई है, तो अब एक भाई के फर्ज के साथ उसे एक पति होने का फर्ज भी निभाना होगा और आकृति के लिए जो उसके दिल में प्यार है उसे भी जताना होगा। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर अलग ही चमक है। तभी शेखर जी के अगली बात सुनकर उसके होठ हल्के से मुड़ गए। शेखर राणावत आगे बोले, अब मुझे सिर्फ अपनी बेटी से उम्मीद है, बाकी मेरे ये दो बड़े बेटे किसी काम के नहीं है। इनकी तो शादी भी होगी, यही एक सपना या फिर कह लो पहेली बनकर रह गई है। उनकी बात सुनकर जहां सब हंस रहे थे तो वहीं आनिक्य और कार्तिकेय के हाथ खाते हुए रुक गए और दोनों अपने बाप को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। देखो आर्या बेटा, ऐसे ही घूरते हैं ये दोनों जब भी मैं सच बोलता हूँ। अगर मेरे इस दूसरे बेटे में जरा भी अकल होती तो मेरी इस गुड़िया को, आर्या को प्यार से देखते हुए मेरे घर की बहू बना देता, पर नहीं, इसे पता नहीं कौन सी दुश्मनी है लड़कियों से कि देखते ही घूरने लगता है। हाँ हाँ हाँ, आर्या पेट पकड़कर हंसने लगी। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, वह बस हंसे जा रही थी। उसकी खिलखिलाहट को सुनकर सभी के चेहरे खिल गए और आनिक्य तो पूरी तरह से उसकी हंसी में खो गया। वही कोई था जो इन सबका इतना खुश देखकर अंदर अंदर नफरत से सुलग रहा था। ये कोई और नहीं रश्मि राणावत थी, जिसे सब इग्नोर किए अपनी बातों में लगे हुए थे और उसे एकदम इनविजिबल बना दिया था। ये उसके साथ पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि जब भी राणावत और ठाकुर एक साथ होते थे तो उन्हें इग्नोर ही किया जाता था। इसी कारण वो ठाकुर फैमिली से भी चिढ़ती थी और इन दोनों परिवार की दोस्ती तोड़ना चाहती थी, क्योंकि जो उन्हें इज्जत नहीं देता उनके साथ वो सिर्फ दुश्मनी करती है और निभाती है तब तक जब तक उन्हें बर्बाद ना कर दे। ऐसे ही हंसी खुशी सबने अपना खाना खत्म किया, जिसके बाद कार्तिकेय ने कहा, वैसे कृति, हमें लगा नहीं था कि तू किचन में जाकर गैस भी ऑन कर पाएगी, लेकिन आज तेरे हाथ का खाना खाकर हमें बहुत खुशी हो रही है और प्राउड भी फील हो रहा है। उसने अपने और आनिक्य दोनों की तरफ से कहा था, क्योंकि आनिक्य अपने इमोशंस दिखाने में अच्छा नहीं था, इसलिए वही उसकी बात बिना बोले समझ जाता था और उसके बदले कहता भी था। आकृति भी समझ चुकी थी कि ये कॉम्प्लीमेंट उसके दोनों भाइयों की तरफ से है। वो बहुत खुश हो गई, सीधा उठकर उनके पास चली गई और दोनों के गले लग गई। कार्तिकेय ने उसके सर को सहलाया, वहीं आनिक्य ने बस हल्के से उसके कंधे को थपथपा दिया और एक मैसेज किया किसी को। कुछ ही सेकंड में आर्क बाहर से भागते हुए आया। वो हाँफ रहा था और भागते हुए अंदर आ रहा था जैसे उसे मैराथन जितनी हो, लेकिन ये वही जानता था कि एक सेकंड भी अगर वो लेट हुआ तो उसे बहुत भयानक सजा मिल सकती है। सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। आर्क सीधा अपने मास्टर के सामने आया और उस बॉक्स को उनके सामने कर दिया। सभी असमंजस में उसे देखने लगे, तभी आनिक्य ने उस बॉक्स को पकड़ा और आकृति के आगे करते हुए बोला, ये तुम्हारे लिए है। तुम अपने इस टेस्ट में पास हो गई हो तो तुम्हारे भाई होने के नाते हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। कार्तिकेय ने हैरानी से आनिक्य को देखकर कहा, मैं तो लाया हूँ, मुझे लगा तू भूल गया होगा। आखिर हमारी बहन पहली बारी हमारे लिए कुछ बना रही थी तो खाली हाथ कैसे आते, ये कहकर उसने भी अपने पैंट की पॉकेट से एक वेलवेट बॉक्स निकाला और आकृति के हाथ पर रख दिया। वो खुश हो गई और उसने दोनों गिफ्ट्स लेकर उछलते हुए अपने डैड को देखकर कहा, देखा डैड, दोनों भाई ने मुझे गिफ्ट दिया है, आप क्या देने वाले हो? ये बोलते हुए उसने अपनी आईब्रो मटकाई। पहले अपने भाइयों का गिफ्ट देखो, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। शेखर राणावत जल्दी से बोले, क्योंकि बेचारे कोई गिफ्ट लेकर ही नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें थोड़ी पता था कि उनकी बेटी उन्हें खाना खिलाएगी। लेकिन उन्होंने भी गिफ्ट मंगवा लिया था अपने असिस्टेंट से कहकर, पर उसे आने में थोड़ा समय लगने वाला था। ओके,
आकृति ने सबसे पहले अपने बड़े भाई का गिफ्ट खोला तो उसकी आंखें चमक गई क्योंकि उसमें उसकी फेवरेट क्लिप थी जिसमें से एक मून शेप की थी और दूसरी स्टार शेप की। उसमें लगे डायमंड्स बहुत चमकदार थे। वो देखते ही समझ गई कि ये ब्लू डायमंड वही है जिन्हें उसका भाई अब्रॉड से लाया था। ये तो बहुत सुंदर है। उसने क्लिप को बॉक्स में से निकाला और अपने बालों में लगा लिया। उस डायमंड की चमक इतनी तेज और खूबसूरत थी कि वो एक सीनरी जैसे लग रहे थे। रश्मि राणावत की मुट्ठी कस गई और वो नफरत से खुद से बोली, मेरी बेटी को तो कभी इतना रेयर गिफ्ट नहीं दिया, बस जब देखो तो कोई भी लिमिटेड एडिशन में से ऐसे ही उठाकर ले आते थे। उनकी जलती नजरें आकृति के बालों में लगी डायमंड क्लिप पर ही थी। किसी ने उनके भाव नहीं देखे पर आर्या की नजर उन पर पड़ गई और वो जल्दी से बोली, भाभी, ये गिफ्ट बहुत सुंदर है और आपके ऊपर तो बेहद खूबसूरत लग रहा है। बस किसी की काली नजर आपको ना लगे। थैंक यू गुड़िया, आकृति ने प्यार से कहा। आज उसने भी अभीर की तरह से गुड़िया बुलाया था, जिसे सुनकर अर्यांशी तो खुश हुई ही, लेकिन उससे ज्यादा खुशी के लड्डू तो अभीर के पेट में फूट रहे थे और उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। तभी मिहिर की आवाज आई, भाभी, अब आप दूसरा गिफ्ट भी जल्दी से खोलो। अरे हाँ, आकृति को याद आया और उसने आनिक्य का दिया गिफ्ट खोला तो उसकी आंखें भर गई। कार्तिकेय के चेहरे पर स्माइल आ गई। आर्या ने भी आगे आकर देखा तो उस तोहफे को देखती ही रह गई क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा सा डायमंड से जड़ा फ्रेम था जिसमें आकृति की बचपन से लेकर स्कूल, कॉलेज और आज तक की सभी फोटोज थी। साथ ही बीच में एक पेंडेंट था जिसमें उनका निकनेम लिखा हुआ था, कृति, वो पिंक डायमंड से लिखा हुआ था। इस गिफ्ट में इमोशन और खूबसूरती दोनों थी। आर्या ने मन में सोचा, इस कोल्ड रोबोट को अपने इमोशंस और फीलिंग्स दिखाना भले ना आता तो पर इस गिफ्ट को देखकर ही पता चल रहा है कि उसे अपनी बहन कितनी प्यारी है, तभी तो इतने पुराने फोटोज भी संभाल कर रखे हैं। ये सोचते हुए उसकी नज़र आनिक्य से मिल गई। ठीक उसी वक्त उसने भी देखा और दोनों की नजरें आपस में टकरा गई और वही ठहर गई। एपिसोड 36, नित्या का ठाकुर फैमिली से अब कोई रिश्ता नहीं है। राणावत हवेली। रीवा, जिसका उसी दिन से मूड ऑफ था, वो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी और अब जाकर वापस आई थी। घड़ी में 3 बज रहे थे जब वो एंटर हुई तो उसे हॉल में कोई नहीं दिखा, जिस पर उसकी आईब्रो तन गई और वो पुकारने लगी, मॉम, क्या आप किचन में हो? उसने किचन की तरह देखते हुए आवाज लगाई क्योंकि 2 बजे लंच का टाइम होता था और अभी भी सब हॉल में दिखते थे। तभी किचन से पुष्पा आंटी निकलकर आई और बोली, बेटा साहब और मैडम दोनों साथ ने ठाकुर हवेली गए हैं और शायद दोनों बेटे भी वही चले गए हैं। ठाकुर हवेली का नाम सुनकर रीवा का चेहरा नफरत से भर गया और उसे अपनी वो बेइज्जती याद आ गई। उसी वक्त पुष्पा आंटी की आवाज उसे फिर से सुनाई दी, वो मधु सहगल को पुलिस ने पकड़ लिया है, इसलिए उनसे मिलने गए हैं। क्या? रीवा को ये न्यूज़ सुनकर जैसे एक झटका लगा हो। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, उस आर्या के घर में सब ठीक नहीं हो सकता। वो बौखला गई और उसने जल्दी से किसी को कॉल लगाया। पुष्पा आंटी उसकी सभी हरकतों को देख रही थी, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो वहां से चली गई। कॉल की रिंग जा रही थी लेकिन कोई फोन पिक नहीं कर रहा था। रीवा ने गुस्से से फोन के ऊपर कॉलर के नाम को घूरा और दांत पीसकर बोली, ये लड़की कर क्या रही है? इसकी मॉम को पुलिस पकड़ ले गई और इसे फोन उठाने तक की फुर्सत नहीं है। रीवा वही हॉल में चक्कर लगाने लगी। उसे टेंशन हो रही थी क्योंकि अगर इस आर्या की वजह से सब कुछ पहले जैसा हो गया तो उसके पास कोई टॉपिक ही नहीं होगा उसे सुनाने का। उसने अपने बाल खींच लिए, उसके से बड़बड़ाई, क्या जरूरत थी मुझे उसका एक्सीडेंट करने की?
वो तो खुद ही अपने हाथों से अपनी बर्बादी कर रही थी। धीरे धीरे सब उससे दूर हो जाते और जब वो अकेली पड़ जाती तो तब तू कभी भी उसे मार सकती थी। उसकी वजह ही मेरे अभीर जी ने आकृति से शादी कर ली। उसे मैं नहीं दिखी शादी करने के लिए। मुझसे मेरा प्यार छीन कर मैं उसे और उसके परिवार को खुश तो नहीं रहने दूंगी। ये कहकर वो फिर से नंबर डायल करने लगी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसने एक नहीं 10 बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। थक हार कर रीवा ने अपने मोबाइल को जेब में रखा और बाहर जाने लगी। उसे बाहर जाता देख पुष्पा आंटी, जो खाने की पूछने आई थी, रुक गई और उसे जाते हुए देखती, फिर जब वापस से अपने काम में लग गई। वहीं ठाकुर हवेली में अब सब खाना खाकर हॉल के सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। आकृति उस खूबसूरत फ्रेम को अपने रूम में लगाकर नीचे आ गई थी और अपने दोनों भाइयों के बीच बैठी थी। ब्लू डायमंड की क्लिप्स और रोज गोल्ड डायमंड का वो पेंडेंट्स जिस पर उसका निक नेम लिखा था, कृति, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आर्या भी अपने दोनों भाइयों के बीच में बैठी थी। तभी शेखर जी ने पूछा, अभिमन्यु और नित्या कब आ रहे हैं? नित्या का नाम सुनकर उनके बगल में बैठी रश्मि राणावत का चेहरा अजीब सा हो गया और वो बोली, तुम्हें नित्या से क्या लेना देना है? वैसे भी अब वो एक ठाकुर नहीं है और उसका तुम्हारे दोस्त से भी कोई रिश्ता नहीं है। उनका बीच में इस तरह टपक पड़ना किसी को अच्छा नहीं लगा, खास करके अभीर, मिहिर और अर्यांशी को। वह तो इतने गुस्से में थी कि उठकर जवाब देने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अभीर ने उसके हाथ को पकड़ लिया और थपथपा कर शांत रहने का इशारा कर दिया। आर्या अपने भाई की बात कैसे टाल सकती थी, इसलिए वो भी शांत हो गई, लेकिन उसकी आंखें लगातार रश्मि राणावत को घूर रही थी। आंटी, आपको ऐसा लगता है कि हमारी मॉम का ठाकुर फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, अभीर ने अपनी कड़क आवाज में बेहद ही एटीट्यूड से कहा। फिर थोड़ा रुककर रश्मि राणावत के उड़े हुए चेहरे को देखकर आगे बोला, सबसे पहले तो वो हमारी माँ है। दूसरी बात, उनका दर्जा ठाकुर फैमिली में कोई नहीं ले सकता, क्योंकि उन्होंने इस खानदान को वारिश दिया है। साथ ही जिस कारण से हमारे मॉम डैड अलग हुए थे वो भी खत्म हो चुका है, और जो बीच में औरत थी उसकी सच्चाई तो पता चल ही गई होगी आपको। क्या अब भी आप ये सोचती है कि उन जैसी किसी औरत की शादी हमारे डैड से होगी? अभीर का जवाब सुनकर रश्मि राणावत की बोलती बंद हो गई। तभी एक और सख्त आवाज आई, अगर वो औरत भी अब होती तो मेरे रहते हुए उनसे मेरे डैड की शादी हरगिज नहीं होती, उसके बाद चाहे ये दुनिया कितने ही सवाल क्यों ना उठा लेती। सबकी नजर आर्या पर चली गई, जिसका लहजा एकदम बदल चुका था और प्यारा चेहरा अब इमोशनलेस था। वो आगे बोली, सिर्फ पेपर्स पर साइन करने से दिल के रिश्ते नहीं टूटते मिस दीवान। हमारे डैड ने दुनिया में सिर्फ एक ही औरत से प्यार किया था और अभी भी करते हैं, और वह औरत हमारी मॉम है। अगर प्यार और बेटी के बीच वो फंसते नहीं तो उन्हें अलग करने की ताकत किसी में भी नहीं थी। और आप चिंता मत करिए, समाज के लिए हमारे मॉम डैड परसों फिर से शादी कर रहे हैं, फिर कभी जुदा ना होने के लिए। उसकी बात सुनकर हर कोई हैरान हो गया और खुश भी, सिवाय रश्मि राणावत के। उनके माथे पर पसीना उभर आता और वो टेंशन में आ गई। तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई तो सबका ध्यान उस तरफ चला गया जहां दरवाजे के पास रीवा खड़ी थी, और उसके कदम पीछे लेने से वो सिल्वर के शो पीस से टकरा गई, जिससे वो गिर गया और उसी की आवाज से सबका ध्यान भटक गया। रीवा को देखकर आर्या की आंखें छोटी हो गई। वही रश्मि राणावत जल्दी से उसके पास जाकर बोली, बेटा तुम कब आई? बस अभी अभी, जब कोई दो लोगों के बीच में बोल रहा था, रीवा ने अर्यांशी को घूरते हुए कहा। तब तो वह जरूर तुम्हारी मॉम होगी।
क्योंकि दूसरी औरत से ही तो इनकी पटती है, आखिर खुद को भी तो कोई दूसरा नहीं मिला, इसलिए बहन के पति से शादी कर ली, वो भी बिना डिवोर्स के। सोचो अगर ऐसे मैं अंकल की फर्स्ट वाइफ कभी लौट आई तो आपका क्या होगा मिस दीवान? आर्या ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा। रश्मि राणावत का चेहरा पीला पड़ गया, वही आनिक्य भी उनके रिएक्शन को देख रहा था। तभी रीवा आर्या की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम अपने शब्दों पर ध्यान दो, ये मिस दीवान नहीं मिसेज राणावत है। राणावत हवेली की मैडम, और उनके साथ इस तरह बदतमीजी करने का हक तुम्हें नहीं है, इसलिए अपनी जबान पर लगाम दो और मेरी मॉम को सॉरी बोलो। माफी वो मांगता है जिसने गलती की हो, और मैंने कोई गलती नहीं की बल्कि आईना दिखाया है। आखिर इस दुनिया में और हमारे समाज में यही तो होता आया है कि बिना डाइवोर्स के दूसरी शादी मानी नहीं जाती। आर्या ने अपने बालों को झटकते हुए बिना किसी भाव के जवाब दिया। रीवा को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे तो आर्या का चेहरा देखते ही चिढ़ होती थी, लेकिन उस दिन से नफरत होने लगी थी। अब इन मैडम को उस पार्टी में नफरत हुई थी जब पहले ही गुस्से में उसका एक्सीडेंट कर चुकी थी, तो अब जब नफरत है तो क्या उसके टुकड़े करेगी? इस रीवा का दिमाग मेरे समझ के तो बाहर है। उसने अपने गुस्से को काबू करने के लिए मुट्ठी बांध ली और नजरें थोड़ी नीचे कर ली, जिससे उसकी आंखों में छाई नफरत किसी को नजर न आए। मासी मर चुकी है और इतने साल हो गए उन्हें गए हुए, अगर वो होती तो वापस भी आ जाती। इसलिए अब मेरी मोम ही डैड की लीगल वाइफ है और राणावत खानदान की इकलौती बहू। तुम्हारी बातों से बार बार यही क्यों झलक रहा है कि तुम अपनी मॉम को शेखर अंकल की वाइफ से ज्यादा राणावत खानदान की मालकिन बनने पर ज्यादा जोर दे रही हो? देना भी चाहिए, आखिर इतने बड़े खानदान की मैडम होना भी अपने आप में फक्र की बात है। लेकिन सेठ कार्तिकेय भाई की शादी होने के बाद वो टाइटल भी इनके बाद नहीं रहेगा। आखिर बढ़ना ही तो सफलता की मंजिल है, तो टाइटल और पावर भी अब नई जनरेशन को मिलेगी। सही कहा ना मैंने मिस रीवा? रीवा की मुट्ठी कस गई। वो गुस्से से उससे आगे बहस करने को हुई कि रश्मि राणावत ने उसका हाथ पकड़ लिया और अर्यांशी को देखकर बोली, तुम सही हो बेटा, मैंने जो भी तुम्हारी मॉम के लिए बोला वो गलत था, तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना। ये कहकर उन्होंने अपना सर उदासी से झुका लिया और तिरछी नजर से शेखर को देखने लगी। बुरा लगा हो से क्या मतलब है आपका मासी? इस बार आवाज आकृति की थी। वो आगे आई और आर्या के बगल में खड़ी होकर आगे बोली, हम सबको बुरा लगा है। आप सिट्यूशन को जानती थी फिर भी उस माँ की बुराई कर रही थी, और उनका कोई रिश्ता नहीं ये कह रही थी, जिसने अपना सब कुछ सिर्फ अपनी बेटी की जिद के लिए छोड़ दिया। अगर आप खुद इस जगह होती तो मैं पक्का श्योर हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी तो कभी नहीं देती, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाता। आपके लिए अपने बच्चों से ज्यादा राणावत खानदान की मैडम होना ज्यादा जरूरी है। आकृति की सीधी बात दोनों माँ बेटी को चुभ गई। जहाँ रश्मि राणावत की पकड़ अपनी साड़ी पर कस गई, तो वही रीवा की नज़र तो आकृति के बालों पर और गले पर थी, क्योंकि उन डायमंड्स की चमक ने उसका अटेंशन अपनी तरफ कर लिया था। टेंस माहौल को खत्म करते हुए शेखर जी बोले, ठीक है, बहुत हो गई बातें, और रश्मि ने जो कहा उसका जवाब भी अब उसे मिल ही गया होगा। ये बोलते हुए उन्होंने उन्हें ठंडेपन से घूरा, फिर एक स्माइल के साथ अभीर से बोले, सुनकर अच्छा लगा कि मेरा दोस्त फिर से अपनी मोहब्बत से शादी करने वाला है। कोई भी हेल्प की जरूरत पड़े तो बताना, हम मिलकर सारी तैयारी कर लेंगे। अब हम चलते हैं। ओके डैड। अभीर ने सर हिलाया और उनके पैर छू लिए। शेखर ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, इसी तरह खुश रहो और कोई भी मुसीबत बीच में आए तुम उसमें से जीतकर निकलो। सभी मुस्कुरा दिया। वहीं अभीर उठ गया, फिर आर्या और आकृति को देखकर बोला, जब तक मेरी ये दो ताकत साथ है मैं हार नहीं सकता डैड।
शेखर राणावत ने हंसते हुए उसकी पीठ थपथपाई और अपनी बेटी और दूसरी बेटी जैसी जिसे वो अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। आकृति भी अपने डैड के गले मिली और फिर दोनों भाइयों के। आनिके ने हमेशा की तरह उसके सर को थपथपाया और कार्तिकेय ने सहला दिया। सभी से मिलने के बाद राणावत फैमिली वहां से चली गई। जाते जाते आनिक्य ने आर्या को देखा और कुछ सोचने लगा जिससे उसकी चलने की गति धीमी हो गई, जिसे महसूस करके बगल में चल रहे कार्तिक ने कहा, क्या हुआ, मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का? आनिक्य ने अपने ख्याल से बाहर आया और उन्हें एक नज़र घूर कर अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर तेजी से आगे बढ़ गया। कार्तिकेय ने पीछे देखा जहां आर्या स्माइल करते हुए आकृति से बातें कर रही थी, फिर वो भी तेजी से आनिक्य के पीछे चला गया। दूसरा दिन। अभिमन्यु और नित्या रात में नहीं आए थे क्योंकि मौसम अचानक खराब हो गया था, इसलिए अभीर ने उन्हें सुबह आने के लिए कहा था। आज सभी जल्दी उठ गए थे और उठे भी क्यों ना, आज से शादी की तैयारी शुरू होने वाली थी। सब अपना ब्रेकफास्ट करके काम पर लग गए। अभीर और आकृति भी 3 दिन तक ऑफिस नहीं जाने वाले थे। इसी बहाने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को तो मिल रहा था। वहीं आज आकृति के चेहरे की चमक कुछ अलग ही थी। जब वो गेस्ट और कैटरिंग में क्या खाना होगा उसकी लिस्ट बना रही थी, तभी आर्या की नज़र उनके गले पर बने निशान पर गई। वो कंफ्यूज हो गई और उस लाल निशान को देखकर बोली, भाभी, क्या किसी बहुत बड़े मच्छर ने आपको काटा है तो ये इतना लाल निशान हो गया है? उसकी बात सुनकर आकृति का पूरा चेहरा लाल हो गया। वहीं अभीर जो फोन पर अपने असिस्टेंट को काम समझा रहा था वो भी बोलते बोलते चुप हो गया। मिहिर दूसरी तरफ डेकोरेशन वाले से बात कर रहा था, इसलिए उसने ये बात नहीं सुनी थी। क्या हुआ भाभी? आप इतनी लाल क्यों हो गई? कहीं आपको बुखार तो नहीं? ये कहकर उसने अपना हाथ आकृति के माथे पर रख दिया, तब जाकर वो होश में आई। फिर हल्का मुस्कुराकर तिरछी नजर से अभीर को देखकर बोली, हाँ, बहुत बड़ा मच्छर था। उसके 2 बड़े बड़े दांत थे जो काफी नुकीले थे, उसी ने मुझे काट लिए जिससे ये निशान बन गया। पर तुम चिंता मत करो, मुझे दर्द नहीं हो रहा और मैंने भी उस मच्छर से अच्छे से बदला लिया है। ओह, ठीक है, अब मुझे प्रेस कंट्रोल वाले को बुलाना होगा। लगता है कुछ ज्यादा ही मच्छर बढ़ गए हैं। आर्या ने लिस्ट बनाते हुए कहा, जिस पर आकृति कुछ नहीं बोलती, बस अपने मुंह पर हाथ रखे हंसने लगी क्योंकि अभीर उसे घूर कर देख रहा था। तभी उसे रात का वो पल याद आ गया जिसे वो कभी नहीं भूलना चाहती थी। आकृति और अभीर का रूम। आकृति ने चेंज कर लिया था और वो अपना नाइट रूटीन कर रही थी। वहीं अभीर बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जब उसकी नज़र आकृति पर गई तो वही ठहर सी गई। वाइन कलर की नाइट ड्रेस में वो बहुत ही खूबसूरत और सेक्सी लग रही थी। अब उसका मन काम से पूरी तरह से हट गया था और आकृति को ही नीचे से ऊपर निहारे जा रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने लैपटॉप को बंद कर दिया और बेड से उठकर ड्रेसिंग के पास चला गया। आकृति जो अब उठकर अपने बालों को सुलझा रही थी, अचानक उसे अपनी कमर पर 2 मजबूत हाथ कसते हुए महसूस हुए। उसकी नज़र एकदम से ही सामने शीशे में दिख रहे अक्स पर चली गई और वो वहीं खो गई। अभीर ने झटके से उसे घुमाया और आकृति के लाभों पर अपने लब रखकर पूरे एहसास के साथ आंखें बंद किए उन्हें चूमने लगा। उस किस में इतना प्यार और जुनून था कि आकृति भी खुद को रोक नहीं पाई और उसके हाथ अपने आप अभीर की गर्दन पर लिपट गए और उसके बालों में हरकत करने लगे, जिससे वो और भी पैशनेट हो गया और उसे जुनून के साथ चूमने लगा। 20 मिनट की किस के बाद जब आकृति की सांस फूलने लगी, तब जाकर अभीर ने उसके लबों को आजाद किया और नीचे गर्दन के नीचे चूमने लगा। चूमने के साथ वो वहां शक और बाइट भी कर रहा था। ये उनकी फर्स्ट किस थी।
अभीर ने झटके से उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर जाकर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर आकृति की गर्दन में अपना चेहरा घुसाते हुए सब जगह चूमने लगा और साथ ही बाइट करने लगा। तभी ये निशान पड़ गए थे। अभीर ने पूरी रात उसे चूमा और उसकी बॉडी को अपने हाथों से महसूस करके अपने लबों से चूमता रहा। ये सब याद करके आकृति का चेहरा लाल होता जा रहा था। अभीर भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो पल उसके लिए भी बेशकीमती थे।